हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। बच्चों, आज फिर पेपर है, यानी आज फिर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। ऑब्वियसली हम आए और कुछ सेशन इंटरेस्टिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप हैं, हम हैं, बात चली है तो दूर तक ज़रूर जाएगी। और हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लिखा तो है नहीं, चलो इस सेशन को एक नाम दे देते हैं, फैंटास्टिक 15। यानी आज के हमारे सेशन का क्या नाम है? फैंटास्टिक 15। यकीन मानो 15 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनडीए एस्पिरेंट्स एज वेल एज आवर एमएनएस एस्पिरेंट्स। ये जो 15 क्वेश्चन आज के हैं, ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए, साथ ही साथ हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना है और कमेंट में बताना है कि किसके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है भैया, अब तो एग्ज़ाम आने वाला है, एनडीए वालों की तो हॉल टिकट्स उनके हाथ में। अब तो नींद नहीं आनी चाहिए। जब नींद आने लगे ना, हॉल टिकट देख लो एनडीए वालों, उड़ जाएगी नींद। आती हुई भी नींद गायब, छू मंतर। और एमएनएस वालों, जाग जाओ, किसी भी कीमत पे किसी भी समय आ सकती है आपकी हॉल टिकट। यानी दोनों की नींदों पे ही उड़ जाने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हुर करके तत्ते उड़ गए, बस बिल्कुल वैसे ही नींद उड़ जानी चाहिए, क्योंकि अब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इन चक्करों में ना पड़ के जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम अपनी प्रिपरेशन को दो, क्योंकि पोस्टपोन होगा नहीं होगा ये सारी बातें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करवाएंगी। क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएगा? सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी प्रिपरेशन। इसी के दम पे आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। फालतू की चर्चाओं में ना पड़ो, पहले प्रिपरेशन करो। चलो बढ़ें आगे, बढ़ जाएं? नहीं यार, बिना 4 लाइनों के तो सेशन ही अधूरा है। तो 4 लाइनें तो बनती है ना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फैंटास्टिक 15 का। ओके, करें स्टार्ट। 4 लाइन है, याद नहीं आ रही, लेकिन चलो ट्राई मार लेते हैं। कि जो मुस्कुरा रहे हैं उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहे हैं उन्हें दर्द ने पाला होगा। जो चल रहे हैं उनके पैर में ज़रूर छाला होगा। जो मुस्कुरा रहे हैं उन्हें दर्द ने पाला होगा। जो चल रहे हैं उनके पैर में ज़रूर छाला होगा। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती जनाब। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती जनाब। जो दिए जलेंगे उन्हीं से तो उजाला होगा। यानी अगर आप मुस्कुरा रहे हो, आप अगर आज खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, तो उसके लिए आपने अपने पीछे यानी पास्ट में बहुत ही दर्दों को सहा, यानी बहुत कड़ी मेहनत करके चोटों को सह के आज आप उस स्टेज पे पहुँचे हो कि आप मुस्कुरा रहे हो, खुश हो। जो राही पथ पर आगे बढ़ता है, डेफिनेटली उसके पैरों में छाले पड़ते हैं, क्योंकि वो लगातार बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ एक पर एक कदम बढ़ाता चला जाता है। बिना संघर्ष के इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप चाहो, बच्चों एक खाना खाने का एग्जाम्पल ही देख लो। जब तक आप निवाला उठाकर अपने मुंह में नहीं रखते हो, तब तक तो आप खाना भी नहीं खा सकते हो। तो बिना संघर्ष के इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता।
जो दिए जलते हैं उजाला उन्हीं से होता है, बुझे हुए दियों से कभी उजाले नहीं हुआ करते। आई होप आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आएंगी। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ वहाँ भी हमारा नंबर है, जो आपके लिए आसान पड़े ले लें, ठीक है। जहाँ से नंबर आसानी लगती है आपको वहाँ से आप हमारा नंबर ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने गूगल मीट ऐप के थ्रू लाइव सेशंस में सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ें ताकि आपको हमारे लाइव सेशन की मीटिंग का लिंक मिल जाए और आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर पाएँ। चलिए, और कमेंट सेक्शन हमेशा आपका इंतज़ार करता है। कमेंट सेक्शन में जय हिंद नहीं रुकना चाहिए, और कितने मार्क्स आते हैं आज के सेशन से ये भी बताना हमें ना भूलें, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ, फैंटास्टिक 15 के साथ। पहला क्वेश्चन देखें। ओके, पहला क्वेश्चन तो 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में है, गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, कंप्यूटर स्क्रीन्स नहीं रे, मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स पर ये रहा। पहला स्टेटमेंट है बच्चों, आरबीसी सेल्स बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, यानी आरबीसीज बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ये है हमारा स्टेटमेंट 1। चलो ठीक है भैया, मान लेते हैं इनकी बात। स्टेटमेंट 2 देखो, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस वाटर एंटर्स इनटू आरबीसी। किसकी बात कर रहे हैं दूसरे में? ऑस्मोसिस की। और क्या कह रहे हैं? वाटर एंटर्स इनटू आरबीसीज। ये है इनका स्टेटमेंट 2। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। चलो देखते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस क्या होती है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अभी तो सुना है, समझा नहीं है। आ जाओ समझ लेते हैं। ये बच्चों मान लो, हालांकि ऐसा शेप नहीं है, ह्यूमन आरबीसीज बाई कॉन्केव होती हैं। मान लो ये एक सेल है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस जिससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? सेल। और बच्चों सेल के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होगा जो कि हाईली कंसंट्रेटेड है। भैया इतने सारे मॉलिक्यूल्स इसमें सब्सटेंस पड़े हुए हैं प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में, तो ये हाईली कंसंट्रेटेड है। वो होते हैं ना कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट जितना घोलोगे कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा। तो साइटोप्लाज्म में इतने ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स में ये सब्सटेंसेस इतने ज़्यादा डिज़ोल्व हैं कि ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारी आरबीसी का है। क्यों? आरबीसी का चिड़िया का नाम थोड़े ना है, आरबीसी भी तो एक सेल है, यानी रेड ब्लड सेल। तो ये इसका भी साइटोप्लाज्म में क्या होगा? हाईली कंसंट्रेटेड। आओ भैया, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में डाल दी एक सेल, ठीक, और कंटेनर में भर दिया पानी, वाटर। देखो ये क्या है? आपका सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे प्योर वाटर है, सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूट नहीं है। ये क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं है। यानी यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं? सॉल्वेंट के ज़्यादा है ना। मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा है? सॉल्वेंट के। अब सेल के अंदर की बात हम कर चुके हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म था ये क्या था? कंसंट्रेटेड, यानी यहाँ पे सॉल्यूट था। तो बच्चों ऑस्मोसिस क्या होती है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन कहाँ थी? इस
कंटेनर में जहाँ पे सिर्फ पानी था, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अब आरबीसी में क्या था? हाईली कंसंट्रेटेड। आरबीसी का साइटोप्लाज्म कैसा था? हाईली कंसंट्रेटेड। अब हमने उठाया उसको एक बीकर में पानी भर के उसमें डाल दिया, क्या होगा? ऑस्मोसिस फिनोमेना होगा। क्यों? बीकर में तो सिर्फ पानी था, वहाँ तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट, और इतना ज़्यादा सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट की हाईली कंसंट्रेटेड, सॉल्वेंट ही हाईली कंसंट्रेटेड। तो सॉल्वेंट ने क्या किया, वाटर ने क्या किया, इस आरबीसी के अंदर जाना शुरू कर दिया, ऑस्मोसिस होने लगा। जाते 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 भैया यहाँ पे पहले पानी नहीं था तो ये फूलती चली गई, फूलती चली गई, फूलती चली। अब किसी को खिलाओगे, कितना खिलाओगे, कितना खिला पाओगे? जितनी उसको भूख होगी। अब उसकी डाइट से ज़्यादा, उसकी भूख से ज़्यादा उसको खिलाते जाओगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आएगा, इनडाइजेशन होगा। बस आरबीसी ने कहा था हम खा चुके, ऑस्मोसिस हो गई। कह रहे नहीं, अभी तुम पानी में पड़े और खाते रहो। यानी मॉलिक्यूल्स, अभी वाटर मॉलिक्यूल्स आरबीसी के अंदर जा ही रहे। क्या करती? फट जाती बेचारी, बस्ट कर जाती, सहन ही नहीं कर पाती। ज़रूरत से ज़्यादा खिला दोगे तो वॉमिटिंग तो आएगी, फट गई। यानी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है पहले वाले स्टेटमेंट को। समझ में आया? ऑस्मोसिस आई तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पे ज़रूर बताएं ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, रुको ज़रा, सब्र करो, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। यानी ये सारी डिजीज़ेस कैसी हैं? ऑप्शन देख लो पहले भैया, ऑप्शन लिखते हैं फिर चर्चा करते हैं। बात चली है तो दूर तक जाएगी। कॉलेरा, ए में है कॉलेरा, बी में है टाइफॉइड, सी में है डिसेंट्री, डी में है हेपेटाइटिस। पहले तो ये बता दें कि ये चारों डिजीज़ के बारे में हम अपने लाइव सेशन में ख़त्म करके डिस्कस करके इनका दी एंड कर चुके हैं। तो भैया वहाँ जिसने मिस कर दिया है तो आपसे अनुरोध है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं और लाइव क्लासेस अटेंड कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगी, ठीक है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप हमारा कितना सहयोग कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बच्चा पार्टी का अपने लाइव सेशंस में, लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए बच्चों, ये चारों वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, यानी वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर से फैलती हैं। मान लिया, एग्री। सबसे पहला है कॉलेरा। कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट बताओ? विब्रियो कॉलेरी। किससे हो गई है? बैक्टीरिया से। चलो भैया, टाइफॉइड पॉजिटिव एजेंट बताओ? साल्मोनेला टाइफी। किससे हो गई? बैक्टीरिया। डिसेंट्री पॉजिटिव एजेंट बताओ? डिप्थीरिया। किससे हो गई? बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस पॉजिटिव एजेंट बताओ? हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस ए वायरस। किससे हुई? वायरस। और क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन सी डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया? आंसर क्या रहा? जी, डेल्टा हमारा सही आंसर रहा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आया कि नहीं आया? चलो तीसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशनल ईयरलोब पायर्सिंग डज नॉट लीड टू ब्लीडिंग, दिस इज़ बिकॉज द, यानी जो, अरे हाँ भाई मैंने भी पहनी है,
ईयर लोब पायर्सिंग, यानी देखते ना कुछ यहाँ 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 इतनी सारी पायर्सिंग करा लेते हैं, यहाँ यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बने। आजकल तो लड़कियाँ छोड़ो, लड़के भी पायर्सिंग कराने लगे हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशनल ईयर लोब पायर्सिंग डज नॉट लीड टू ब्लीडिंग। कहते हैं हमने छेद तो करा लिया लेकिन इससे ब्लीडिंग नहीं हुई, इसका कारण बताओ भैया इनको, फटाफट आओ स्टेटमेंट पे, ऑप्शंस पे। पहला है बच्चों, हार्ट डज नॉट सप्लाई ब्लड टू ईयर लोब्स। कह रहा है हार्ट ईयर्स लोब को ब्लड ही सप्लाई नहीं करता है, हार्ट है जिम्मेदारी सौंप दी। कह रहे हैं हार्ट ईयर लोब्स को ब्लड ही सप्लाई नहीं करता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कह रहे हम जाओ, हार्ट ने बोला जाओ हम ब्लड ही सप्लाई नहीं करेंगे, कहाँ से खून बहेगा। इन्होंने क्या किया, पहले ऑप्शन ने क्या किया, सारा दारोमदार सारा इल्ज़ाम किसके मत्थे मर दिया, हार्ट के। हार्ट को लग गया बुरा। कह रहा है यहाँ छोटी छोटी सेल में तो और पता नहीं कहाँ कहाँ तो हमने ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा रखा है और तुम कह रहे हो कि ईयर लोब्स तक ब्लड ही सप्लाई नहीं कर रहे। हम केस कर देंगे मानहानि का दावा। नहीं, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, डी वाला कह रहा है कार्टिलेज फाउंड इन ईयर लोब हैज़ लेसर ब्लड सप्लाई वाइल अनलाइक अदर बॉडी पार्ट्स। चलो इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सी वाला देख लो। ईयर लोब कंसिस्ट ऑफ डेड नॉन लिविंग टिश्यू। कह रहा है सीधे से कि ईयर लोब में क्या है, डेड नॉन लिविंग टिश्यू। डेड नॉन लिविंग टिश्यू है भैया, तो यहाँ दर्द क्यों है? दबा के देखो नीचे से, फट से, जैसे लगेगा इतनी तेज चींटी ने काट लिया। डेड तो नहीं है, डेड है नहीं है, तेज से मार दो भी कान काट दो खून निकले कि नहीं। यहाँ तो छेद करवा रहे हैं केवल छोटा सा, यानी उसमें ब्लड नहीं। और भैया जो पायर्सिंग कराने जाओ उल्टी सीधी ठोक वोक देते हैं तो ब्लड आ जाता है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी वाले पे आ जाओ, नीडल यूज्ड फॉर ईयर पायर्सिंग इज स्टेरिलाइज्ड। लो भैया, स्टेरिलाइज्ड नीडल का यूज़ हो रहा है, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं हो पा रही। तो अब तो सही है, यानी कहीं भी आपको कटफट लगवाना हो, सर्जरी करवानी हो बॉडी में, कह दो कि स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ कर लो, ब्लीडिंगें नहीं होगी। जो इतने बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए जाते हैं इन सब जगह पे कोई उनकी ज़रूरतें नहीं है। ठीक है, प्लस क्या करो, सारे इक्विपमेंट्स क्या करो, स्टेरिलाइज कर लो। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। यानी जो हमने पहले ऑप्शन छोड़ा था कि डिस्कस करेंगे, वापस वहीं पे आ जाओ। क्या था वो कि कार्टिलेज फाउंड इन ईयर लोब हैज़ लेसर ब्लड सप्लाई अनलाइक अदर बॉडी पार्ट्स। बच्चों ये सब हमारे लाइक ये ईयर लोब्स, नोज़, टिप ऑफ द नोज़ देखो इलास्टिक है, आप इसको रोटेट कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो, आप अपनी नोज़ की जो टिप है इसको भी रोटेट कर सकते हो। तो दीज ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये किससे बनती हैं बच्चों? इलास्टिक कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, और कार्टिलेज में भी ब्लड सप्लाई होती है लेकिन कम है। ब्लड सप्लाई क्या है लेकिन बाकी ऑर्गन्स के कंपैरिजन में कम है। इस वजह से यहाँ पे पायर्सिंग कराने पर ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। समझ में आए? समझ में आ गए तीनों क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट चाहिए? ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। Okay, dear MNS aspirants as well as our NDA cadets, how's the जोश? बिल्कुल जोश हमेशा हाई रहना चाहिए। चलो 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, चौथा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। चौथा क्वेश्चन चलो देखते हैं फटाफट। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी थ्रू mosquito bite, the malarial parasite shows initial multiplication in। आ जाओ ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों है स्पाइनल कॉर्ड, बच्चे मन के सच्चे। बी है ब्लड, सी है लिवर,
डी है स्प्लीन। आ जाओ, मलेरियल पैरासाइट की बात हो रही भाई साहब, मलेरियल पैरासाइट की बात हो रही है। तो सबसे पहले बताओ मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन? कॉजेटिव एजेंट है बच्चों प्लाज्मोडियम। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम। ये क्या है? प्रोटोजोआ। कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम किसका? मलेरिया का। और वेक्टर कौन है? मॉस्क्यूटो। चुन चुन के मच्छर मारेंगे, एक भी मच्छर बचना नहीं चाहिए, ठीक है। वेक्टर क्या है? मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलीज। क्या कह रहा है कि फीमेल एनाफिलीज ने आपको काटा, यानी प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर कर गया। अब बताओ कि प्लाज्मोडियम जो अपनी लाइफ साइकिल करेगा वो सबसे पहली स्टेज किस ऑर्गन में करेगा? तो बच्चों प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कई सारी स्टेज में पूरी करता है, ठीक है। और जो स्टेज प्लाज्मोडियम की जो स्टेज मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी में एंटर करती है वो होती है स्पोरोजॉइट स्टेज। क्या होती है? स्पोरोजॉइट स्टेज। वो स्टेज प्लाज्मोडियम की बहुत ही कमज़ोर होती है, जो वहाँ से एंटर करती है मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी में, वीक होती है, ठीक है। क्या इसकी टेंडेंसी होती? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने से दुबले पतले इंसान से भिड़ोगे कि अपने से हट्टे कट्टे? क्या पिताजी हमारे कहावत कहते थे कि हम तो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, हुआ क्या? शेर से भिड़ बैठे। हुआ क्या? नुचवा बैठे। उनका ये लाइन फिक्स थी। तो बच्चों जब आपको किसी से भिड़ना हो तो किससे भिड़ोगे? अपने से कमज़ोर से भिड़ना पसंद करोगे कि चार झापड़ मार के चले आएंगे? और ऐसा ना हो ताकतवर से भिड़े चार खाने पड़ जाएं। तो ये अभी मलेरियल स्टेज क्या है? उसकी वीक है। अभी मलेरिया की क्या है, जो आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम स्टेज ने एंटर किया है वो क्या है? उसकी वीक स्टेज है प्लाज्मोडियम की। वो सोच रहा है अभी खा पी लें, रुको ज़रा सब्र करो, हट्टे कट्टे हो जाएं तब सिम्टम्स दिखाना शुरू करेंगे। तो ये क्या करता है? फटाफट पहुंच जाता है हमारे लीवर में। आप सोचो कि लीवर में क्यों गया? लीवर में क्या स्टोर था? ग्लाइकोजन। लीवर क्या करता था? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर लेता था। बस इसको क्या मिल गया? पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम को ग्लाइकोजन। आराम से दावत उड़ाई इसने, हट्टा कट्टा, ठीक। दावत उड़ा के पहुंच गया आरबीसी में। फिर दुनिया भर की अपनी बकवास शुरू कर दी, यानी फिर बाकी की अपनी रेस्ट ऑफ द साइकिल, लाइफ साइकिल कंप्लीट करी। तो सबसे पहली स्टेज कहाँ? लिवर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लाइकोजन का अच्छा अमाउंट स्टोर है, उसको खाना मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? याद रहेगा ना? हाँ अब तो याद रहना ही चाहिए, पिताजी की कहावत भी सुना दी हमने। आ जाओ पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे ये रहा, आपकी तो स्क्रीन पे, हमारे बोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पे। चलो भैया पांचवा देख ले। विच वन अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्लड कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस? बॉडी डिफेंस का फंक्शन क्या है? किसका है? चलो ए ऑप्शन देखो, प्लेटलेट्स। बी है क्या? WBCs। सी क्या है? हीमोग्लोबिन। और डी क्या है? RBCs। इनमें से हमको छांटना है कि बॉडी के डिफेंस का काम कौन करता है, कौन सी सेल। पहले एक बार सबके फंक्शन देख लें, छांटने की नौबत ही नहीं पड़ेगी, आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। भैया प्लेटलेट्स क्या करती हैं? हेल्प। अभी लाइव सेशन में हमने ये कल ही डिस्कस किया है, हमारे जो गूगल मीट ऐप के थ्रू लाइव सेशंस हो रहे हैं वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम ही चल रहा है और ये पोर्शन हमने कल ही डिस्कस किया है। तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो आपको नंबर कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ पहले कमेंट में। चलो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग, यानी जब कभी भी हमारे बॉडी में चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग एक्सेसिव ना हो जाए जिससे हमारी डेथ ना हो जाए, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट करा दो जिससे ब्लीडिंग को रोका जा सके। यानी ये तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल हो गई। WBCs
भैया ये तो दो टाइप की हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, बच्चा पार्टी याद आ रहा है कुछ? तो इनका क्या काम होता है? मेन काम इनका है फैगोसाइटोसिस करना प्लस लिम्फोसाइट्स बनाना, और लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या है? इम्यूनिटी, यानी प्रतिरोधक क्षमता। आ गया डिफेंस सिस्टम। चलो, यानी आंसर तो हमें यही मिल गया, बी वाला WBC। लेकिन हीमोग्लोबिन का भी काम देख लेते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। और RBC में क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और RBC के अंदर क्या प्रेजेंट? हीमोग्लोबिन, जो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, समझ में आया? 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हुए और हम छठे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which one among the following is not included in the major clinical sign as a definition of AIDS in children less than 12 years of age? छठा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फॉलोइंग में से, यानी इनमें से कौन सा एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर सिम्टम इंक्लूड नहीं करता है, जिससे 6 साल से कम उम्र के बच्चों में एड्स को डिफाइन किया जा सके। और जो सिम्टम्स दिए हैं वो दिए हैं परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 1 मंथ। परसिस्टेंट कफ, ये है आपका ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? लॉस ऑफ वेट। सी ऑप्शन क्या है? क्रॉनिक डायरिया। और डी ऑप्शन क्या है? प्रोलॉन्ग्ड फीवर। We will discuss each and every option here because every option is equally important. पहला है persistent cough. What is the meaning of persistent cough? कि जब हमारी बॉडी में कफ काफ़ी टाइम से बनी रहे, यानी खांसी हमें पिछले कई दिनों से आ रही हो और वो बनी रहे अक्सर हमारी बॉडी में, दैट इज़ नोन एज persistent cough। ठीक है। दूसरा है लॉस ऑफ वेट। बच्चों, एड्स इज़ ऑल्सो नोन एज स्लिम डिजीज़, यानी एड्स का दूसरा नाम क्या है? स्लिम डिजीज़। इसमें बॉडी का वेट लूज़ इतना होता है कि आप एक इंसान को आज देखो जो एड्स से सफ़र कर रहा है और 1 साल बाद देखो तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेम पर्सन। आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा बॉडी का वेट लूज़ हो चुका होता है। थर्ड है क्रॉनिक डायरिया। डायरिया तो सब समझते हो, और क्रॉनिक, जब कभी भी क्रॉनिक वर्ड का यूज़ आए, क्रॉनिक टर्म लिखा हो, तो उसका मतलब होता है बॉडी में कई टाइम से, यानी बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं बड़ी पुरानी बीमारी है इन्हें, तो सेम क्रॉनिक यानी बॉडी में कई टाइम से पड़ी हुई है, क्रॉनिक है, हो गई है, पुरानी हो गई है। और डी है क्या है? प्रोलॉन्ग्ड फीवर। वही प्रोलॉन्ग्ड फीवर यानी फीवर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो नीचे 3 जितने ऑप्शन थे, लॉस ऑफ वेट, ये तो स्लिम डिजीज़ है ही एड्स। दूसरी क्या हुआ? क्रॉनिक डायरिया, ये भी बना रहता है। और तीसरा है प्रोलॉन्ग्ड फीवर। आपकी बॉडी में छोटे से छोटे इन्फेक्शन में तो आपको फीवर आ जाता है, तो खैर ये तो HIV वायरस का इन्फेक्शन है। तो यानी नीचे के तीनों ऑप्शन सही हैं, और बचता क्या है जो गलत है? दैट इज़ परसिस्टेंट कफ, यानी 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में अगर एड्स देखने को मिलता है तो उनमें परसिस्टेंट कफ के साइंस बहुत कम होते हैं। नेग्लेजिबल मतलब अगर 100 केसेस देखे हैं तो उनमें से हो सकता है 1-2 को ये परसिस्टेंट कफ वाला साइन मिल जाए, सिम्टम मिल जाए, या फिर ना मिले। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा 7वां क्वेश्चन, पोलियो डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। बात हो रही है पोलियो की, और ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, बैक्टीरिया, बी वाला है फंजाई, सी ऑप्शन इज वायरस, एंड डी ऑप्शन इज वर्म।
3 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड वर्म। बच्चों पोलियो के बारे में जब हम अपने लाइव सेशन में डिजीज़ डिस्कस कर रहे थे, सेवरल पॉजिटिव एजेंट्स की डिजीज़ हमने डिस्कस करी हैं, उसमें पोलियो भी कवर किया था। बच्चा पार्टी को याद होगा, ना मानो उनसे पूछ लो। अच्छा बच्चा पार्टी अगर याद है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन विज वेटिंग फॉर यू बता दो कि हमने डिस्कस किया था या नहीं। हर एक बच्चा जिसने ये क्लास अटेंड की थी, ही और शी विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो पोलियो हम डिस्कस कर चुके हैं। पोलियो में क्या होता है कि जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं, मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन्स आर लोअर लिम्स ऑफ द बॉडी, यानी पोलियो बीमारी में हमारे लोअर लिम्स हाईली इफेक्टेड होते हैं, यही इफेक्ट करते हैं और उनका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे लोअर लिम्स यानी लेग्स तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करते हैं और बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। अब पोलियो आया कहाँ से? ज़रूर किसी पॉजिटिव एजेंट से आया होगा। तो पोलियो इज़ कॉज्ड बाय पोलियोमाइलिटिस वायरस। इट इज़ अ वायरल डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय पोलियोमाइलिटिस वायरस। तो किससे पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई नहीं, वर्म नहीं, किससे कॉज हुई? वायरस से। और कौन से वायरस से? पोलियोमाइलिटिस वायरस। फटाफट से स्क्रीनशॉट, नो नीड टू गो एनीवेयर। दिस सेशन इज फैंटास्टिक 15 and so many other questions are also remaining, so we will discuss those questions in our upcoming session, upcoming part of the video. So no need to go anywhere, take a screenshot, we will be right back soon. Okay, so till now we have discussed 7 questions and we are going to discuss our 8th question. अभी तक 7 questions हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे 8th question. So shall we continue? Shall we start? We have to move towards our 8th question. भैया पेज फिल हो गया, 7 ही क्वेश्चन आ पाए थे इसमें। अब I have to turn the page for 8th question. This session is known as Fantastic 15. I am your host and you have to press the bell icon as well as don't forget to like, comment, share and subscribe. Okay. So now we are going to discuss 8th question, that is, which one among the following is the hardest part of our body? The question is asking for the hardest part of our body. Hardest part, and options are skull bone, B1 is thumbnail. ये YouTube वाले thumbnail की बात नहीं हो रही है, this nail की बात हो रही है, हमारे thumb के nail की बात हो रही है। ये वो जो आप देखते हो YouTube पे पहले आता है thumbnail, उसकी बात नहीं हो रही है। C option is enamel of teeth and D is spinal vertebrae. ठीक है, तो we are going to discuss each and every option one by one. Skull. Skull is a bone that is present in our head. Skull क्या है? हमारे head की bone है। तो bones are hard substance. They are made up of calcium and magnesium phosphates. They are hard, but they are not the hardest substance of the body. Bones are hard, but they are not the hardest substance of body. Bones are made up of calcium magnesium salts of phosphates, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट से बोन बनी होती हैं। दे आर हार्ड बट दे आर नॉट द हार्डेस्ट। ये हार्ड तो हैं बट दे आर नॉट द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। बी ऑप्शन था थंबनेल। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थंबनेल, नॉट दैट थंबनेल विच यू सी इन यूट्यूब। हम इस थंबनेल की बात कर रहे हैं, उस वाले थंबनेल की बात नहीं जो आप यूट्यूब पे देखते हो। फिलहाल ये थंबनेल, नेल्स आर मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। Nails are made up of keratin protein. So keratin protein is present in our nails. That is also a hard substance. Hard होते हैं but they are not the hardest. ठीक है, ये भी hardest नहीं है। hard सब है लेकिन ये भी hardest नहीं, वो भी hardest नहीं, तो hardest है क्या? फिर स्पाइनल वर्टिब्री पे आ जाओ जो कि डी ऑप्शन था। हाँ, we will discuss the C option also, but रुको ज़रा, सब्र करो।
डी वाला क्या है, स्पाइनल वर्टिब्री, दे आर ऑल्सो बोन्स, वर्टिब्री हो कुछ भी हो, they are bones, again they are made up of calcium and magnesium phosphates, so they are bones, again they are hard but they are not the hardest substance. So the one option which was remaining is C, and the answer is enamel of teeth. Enamel of teeth is the hardest substance of our बॉडी, यानी इनेमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, जो आप अपनी टीथ में देखते हो, दैट वाइट वाइट जो पोर्शन दिखता है दैट इज इनेमल, ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हाँ बच्चों, हमारी टूथ के 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, क्राउन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हेड नहीं, रूट, नेक एंड क्राउन, ठीक है, ये 3 पार्ट थे बच्चों, रूट, नेक और कौन। रूट क्या होती है, हमारी जॉ बोन्स के अंदर फिक्स रहती हैं, रूट क्या होती हैं, जॉ बोन्स में फिक्स रहती हैं, तो ये तो आपको दिखती नहीं है। नेक क्या हुआ, ये जो ऊपर का पोर्शन है जो हमें दिखता है, और नेक क्या, जो रूट को क्राउन से कनेक्ट करके रखती है। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, रूट के ऊपर का पोर्शन नेक है, ये रूट को क्राउन से जोड़कर रखती है, और इसके बाद क्राउन जो ऊपर विजिबल पार्ट है वाइट वाइट, दैट इज क्राउन एंड दैट इज मेड अप ऑफ इनेमल। ये किससे बना होता है, इनेमल से बना होता है, एंड इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी। इनेमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। अब टीथ किस प्रोटीन से बनते हैं, तो आवर टीथ आर मेड अप ऑफ डेंटिन प्रोटीन। किससे बनते हैं, डेंटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 8th क्वेश्चन, हमने 8th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। यू हैव टू टेल मी दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस you have done correctly, and you have to mention the number of questions which you have attempted correctly in the comment section. comment section आपका वेट कर रहा है, आपने जितने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए फटाफट से बता दो वहाँ पे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल की बात हो रही है, और क्या क्या प्रेजेंट होता है, चलो देख लेते हैं। ए ऑप्शन में देखो भैया, एक बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसमें बात कर लें एक एक की। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट ही होगा। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ अवर बॉडी। वाई, बिकॉज क्रेब्स साइकिल किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का सिंथेसिस का माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी। एनर्जी करेंसी कहाँ बन रही है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पावर हाउस कौन सा हुआ भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, एनर्जी की ज़रूरत सबको है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है। इसके बाद आ गया सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हो, एक सेल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो बाउंड्री चाहे सेल मेम्ब्रेन यानी बाउंड्री यानी सेल मेम्ब्रेन, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होगी। तो ये तो दोनों में प्रेजेंट है। आगे देखो, अभी ए वाला ऑप्शन ही हम डिस्कस कर रहे हैं जो उसमें ग्रुप्स दिए हुए हैं। आगे ए वाले में जो तीसरा दिया हुआ है सेल ऑर्गेनल, दैट इज सेल वॉल। ओ ओ ओ, ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, एनिमल सेल्स की, और दिया क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दैट इज द आउटर मोस्ट, यानी पहले सेल मेम्ब्रेन और इसके बाहर भी एक बाउंड्री होती है प्लांट सेल में, एंड दैट बाउंड्री इज नोन एज सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट थी, प्लांट सेल में। बात किसकी कर रहे थे, एनिमल सेल की। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। बी वाले बढ़ जाओ। पहला ही दिया हुआ है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। सी वाले पे आ जाओ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो भैया ब्रेन है हमारी सेल का, तो ये तो दोनों में प्रेजेंट होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। चलो अभी तक तो सही है। इसमें आगे देखो, सेल मेम्ब्रेन अभी डिस्कस किया, दोनों में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। यानी हमारी एनिमल सेल में क्या क्या है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया
एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया सही। सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही। डी वाला देख लें क्या क्या दिया था, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। आप कहो कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, लेकिन वैक्यूल्स 90%, यानी हमारी जो बॉडी में जो सेल्स पाई जाती हैं और जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंस होता है वैक्यूल के साइज़ का। वैक्यूल्स प्रेजेंट होना और बड़ी बड़ी सेल वैक्यूल्स प्रेजेंट होना, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, प्लांट सेल की। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती हैं और वैक्यूल को जो सराउंड करती मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम होता है, वैक्यूल मेम्ब्रेन का। फटाफट से वो भी यहीं पे चुपचाप से नोट डाउन कर लो, दैट इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट। यानी वैक्यूल को, सपोज दिस इज वैक्यूल, तो इसको सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी इसको क्या कहेंगे हम, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो लार्ज वैक्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल की नहीं है भैया, बुरा मान जाएगी प्लांट सेल, उसका कुछ भी उठा के एनिमल सेल को पहुंचा दोगे। चलो 10वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। केबीसी खेल रहे हैं क्या, ऑफ कोर्स, हमारे बच्चे जिसमें खुश हम उसी में खुश। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। Which one among the following statement is correct in digestive system of living organism? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो भैया, पहला है ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल। क्या ग्लूकोज, अच्छा बच्चों, जो ग्लूकोज होता है दैट इज मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीमर्स हैं। अगर ये पॉलीमर्स हैं तो इनका मोनोमर भी होना चाहिए, तो मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज। और डाइजेशन का क्या काम होता था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में बदलना। तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से क्या कभी हमारी बॉडी में ग्लिसरॉल बनता है, नो। यानी ये ऑप्शन हो गया गलत। बी वाला देखो क्या कहता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अभी बात करी थी जब मलेरियल पैरासाइट डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड इन आवर लिवर एज वेल एज इन आवर मसल्स में और लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। और ये ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा सही है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बात हो गई, 10 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट। यानी इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है एक प्लांट के लिए। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वाला है आयरन, दैट इज Fe। B1 is magnesium, C is molybdenum, D is मैग्नीज। चलो, ए वाला है आयरन, बी वाला है मैग्नीशियम, सी वाला है मॉलिब्डेनम एंड डी वाला है मैग्नीज। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माइक्रो एलिमेंट नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है एक प्लांट सेल के लिए। तो बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट से क्या समझते हो, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक तो माइक्रो और दूसरे मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो कैसे बांटते हैं, जिस एलिमेंट की, जिस न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जिसकी कम दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब आ जाओ कि ये तो बात हो गई रिक्वायरमेंट की, प्लांट सेल के रिक्वायरमेंट की। अब इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है,
तो दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है बच्चों? मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी प्लांट सेल को मैग्नीशियम की ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। स्क्रीनशॉट ले लें? ले लेंगे, रुको ज़रा, सब्र करो। 12th क्वेश्चन आ जाओ, 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सब्र कर लो लल्ला मेरे। दिस इज़ योर फैंटास्टिक 15 एंड आई एम योर होस्ट। तो ये आपका फैंटास्टिक 15 सेशन चल रहा है जिसके हमने 11 क्वेश्चन, 11 ना? हाँ भाई 11, एक और 11, हमने 11 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अब बारी है 12वें क्वेश्चन की जो दिलाएगा आपको सिलेक्शन। चलो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट दिए हुए बच्चों इस क्वेश्चन में और पूछा गया है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है, पहला स्टेटमेंट है कि लिगामेंट्स आर हाईली फ्लेक्सिबल। अच्छा बच्चों ठीक है, चलो लिखते हैं भैया यहीं पे। ए वाला है लिगामेंट्स आर हाईली फ्लेक्सिबल। ठीक है, रुको ज़रा, सब्र करो। बी वाला क्या कह रहा है? लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स एंड मसल्स। लिगामेंट कनेक्ट्स कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स। सी वाले पे आ जाओ, क्या कह रहा है? लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। लिगामेंट हैज़ लिटिल, स्टूअर्ट लिटिल की बात नहीं हो रही है, मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब देखो, लिगामेंट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल। बच्चों लिगामेंट क्या होता है? ये दे आर कनेक्टिव टिश्यू, और अगर कनेक्टिव टिश्यू हैं तो जाहिर सी बात है कि दो चीज़ों को जोड़ने के काम आएगा। तो अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जिन दो चीज़ों को ये जोड़ रहे हैं कहीं उनमें डैमेज ना होने पाए। तो दे आर फ्लेक्सिबल। चलो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा देखो, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स। क्या लिगामेंट्स बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करते हैं? नो। इसको ऐसे याद रखो, LBB एंड TBM, बोथ L से लिगामेंट एंड T से टेंडन। लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को बोन से जोड़ते हैं, LBB, यानी लिगामेंट, L फॉर लिगामेंट, B फॉर बोन, B फॉर बोन। लिगामेंट क्या करेगा? बोन को बोन से जोड़ेगा। एंड TBM, T फॉर टेंडन, B फॉर बोन, M फॉर, ये हुआ बोन, M फॉर मसल, यानी टेंडन का काम होता है बोन को मसल से जोड़ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। सी में देखो, लिगामेंट हैज़ लिटिल मैट्रिक्स। लिगामेंट में क्या होता है? मैट्रिक्स कम होता है। लिगामेंट हैज़ लिटिल मैट्रिक्स, तो ये बात तो सही है। लिगामेंट आर कनेक्टिव टिश्यू एंड दे हैव लिटिल मैट्रिक्स। तो ये तीनों आपके स्टेटमेंट्स में से 2 सही थे और 1 गलत। फटाफट से स्क्रीनशॉट। वी विल बी बैक, नो नीड टू गो एनीवेयर बिकॉज still we have discussed 2 questions and still 3 questions are remaining which we are going to discuss soon. So no need to go anywhere because this is fantastic 15 session and 3 questions are remaining. चलो screenshot ले लो, we will be back. Okay बच्चों, so we have discussed 12 questions. Now we are moving towards another section. 13 question आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो बच्चों हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने अक्रॉस आने जाने दे, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। कि वो सेलेक्ट कर रही है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सब्सटेंस उसके आर पार जाएगा और बाकी नहीं जाएंगे।
So this type of membrane is known as selectively permeable membrane. So chalo, now we are going to discuss the options. First is it is made up of selected organic molecule. नहीं, ये तो selectively permeable membrane की वो ही नहीं है, definition ही नहीं है. B वाला क्या कह रहा है? It does not allow transport of some substances from region of higher concentration to the region of lower concentration. यानी क्या कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना. नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सी क्या कह रहा है? द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकर्स एट ओनली एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन. ये भी नहीं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. नो, दिस वन इज फॉल्स. तो डी स्टेटमेंट विच इज गोइंग टू बी राइट इज it allows the movement of certain molecules in and out of the cell while the movement of other molecules is prevented. And the statement is correct कि cell membrane ने क्या किया? That is selectively permeable, which means it allows the movement of few molecules, selected molecules across it, and it blocks the movement of other molecules. तो ये वाला statement हमारा बिल्कुल सही था. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14. बच्चों आगे बढ़ते हैं. 14 डिस्कस करेंगे, 15 डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो नंबर इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द फर्स्ट कमेंट. तो दैट कमेंट इज पिन्ड और नंबर कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो आप कहीं से भी नंबर लेके यू कैन कनेक्ट विद आस, यू कैन कनेक्ट विद आस. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. स्टडी मंत्रा इज वेटिंग फॉर यू. चलो बच्चों 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. What are cold blooded animals? किसकी बात हो रही है अब? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ऑप्शंस देख लो बच्चों. एनिमल्स विद ब्लड विदाउट हीमोग्लोबिन, यानी एनिमल्स विद ब्लड बट विदाउट हीमोग्लोबिन. बी वाला क्या कहता है? एनिमल्स हु आर नॉट फेरोशियस. सी कह रहा है एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एंड डी कह रहा है कि एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. अब आओ बच्चों, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट. यानी जिनमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करे? इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करे. और अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो तो बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाए. तो सही वाला कौन सा ऑप्शन था? सी डी वाला, कि बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट. अब कौन से कोल्ड ब्लडेड होते हैं? अच्छा बच्चों, अब कोल्ड ब्लडेड की बात की तो वार्म ब्लडेड की भी बात कर लो. Warm blooded animals are those animals in which constant body temperature is observed. Constant body temperature यानी इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा फिक्स बना रहे, उसका इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कोई फ़र्क उस पर ना पड़े. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहे. दे आर वार्म ब्लडेड. और बच्चों जितने भी हमारी बर्ड्स हैं और जितने भी मैमल्स हैं, ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. यानी जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी मैमल्स हैं दे आर वार्म ब्लडेड. और इन दोनों को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ये रहा 14 क्वेश्चन. अब बढ़ जाते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ. इसके पहले बता दूं, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल इज वेटिंग. और कितने सही हुए वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. चलो 15th वाला देखते हैं. कहाँ ढूंढूं? सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज
कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है और कह रहे हैं इसमें एबनॉर्मेलिटी किस में होती है। देख लो बच्चों ऑप्शन में WBC, RBC, थ्रोम्बोसाइट और D है ब्लड। चलो प्लाज्मा लिख लो, ब्लड क्या, ठीक है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। चलो देखो बच्चों सिकल सेल एनीमिया नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिकल सेल यानी हंसिया आकार। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी सिकल सेल एनीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जीन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यानी ऐसा जीन जो हमारी RBCs और हीमोग्लोबिन के लिए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो हमारे उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो हमारी RBCs और हीमोग्लोबिन जिससे एसोसिएटेड रहता है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, दे आर डिस्ट्रक्टेड, और वो डिस्ट्रक्ट होकर कैसे फॉर्म में आ जाती है, सिकल सेल के फॉर्म में आ जाती है, यानी हंसियाकार हो जाती है। दिस डिजीज इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया एंड दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। ये पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, दिस इज हेरिडिटरी इन नेचर। और किसकी है एबनॉर्मेलिटी, WBC की। किसकी एबनॉर्मेलिटी है, WBC की। किसकी एबनॉर्मेलिटी है, RBC। बोल रहे हैं, लिख रहे हैं RBC और RBC और हीमोग्लोबिन चिल्ला रहे, बोल लिख दिया WBC। अरे भगवान, मतय भंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलतियां जानबूझ के इसलिए की जाती हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज एसोसिएटेड विद रेड ब्लड सेल्स एंड आवर हीमोग्लोबिन। भैया रेड ब्लड सेल्स और एनीमिया उस दिन बताया था ना, एनीमिया और हीमोग्लोबिन कोरिलेशन है। RBCs हीमोग्लोबिन एनीमिया का बिल्कुल कोरिलेशन है। हमारी सिकल सेल एनीमिया क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है विच इज़ हेरिडिटरी इन नेचर, पेरेंट्स से बच्चों में आगे ट्रांसफ़र होती है। और इसमें क्या होता है, हमारी RBCs क्या हो जाती हैं, सिकल सेल हो जाती हैं, सिकल सेल शेप्ड हो जाती हैं, यानी हंसियाकार हो जाती हैं, और जिससे हीमोग्लोबिन प्रॉपर ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता है और हर एक बॉडी में ऑक्सीजन का, हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सफ़र करता है, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड है, हमारी RBC से, ओके। बच्चों WBC नहीं, थ्रोम्बोसाइट क्या थी हमारी, प्लेटलेट्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, और ये तो ब्लड प्लाज्मा है। सही आंसर क्या है हमारा, RBC, ठीक है। अब ये सेशन हमेशा याद रहेगा और फटाफट से कमेंट करके बता दो कि कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी 15 में से आपने कितना स्कोर किया। अगर आपको ये फैंटास्टिक 15 का सेशन पसंद आया हो और आपको लगता है कि या इससे आपका रिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ टॉपिक्स आज कवर हो गए। देखो बच्चों, क्वेश्चन करने से अच्छा ये होती है कि पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाता है, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो माइंड में एक बार फ्लैशबैक में चलने लगती हैं। तो अगर ये आपको सेशन इंपॉर्टेंट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही और सेशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। Thank you so much for being with us, and comment section is there for you. Thank you everyone. Take a screenshot.